मैं डी.आर. पटेल आप सबके सामने अपना एक नया यूट्यूब चैनल लेके आ गया हूँ। और जितने भी मेरे यार दोस्त हैं, छात्र छात्राएं, वो सब मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम नया चैनल लेके आए हैं और नया टॉपिक है जिसके बारे में आज विस्तृत चर्चा होगी। दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ कह दें आज चर्चा होने वाली है और वो टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का जो नाम है वो है रस। आज रसों के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। रस क्या होते हैं और विद्वानों ने रस की क्या परिभाषा दी है, रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने प्रकार होते हैं और काव्य में रसों का क्या स्थान है दोस्तों, इन सब के बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं। पहली जो बात है वो आता है कि रस का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, क्या शाब्दिक जो अर्थ है, रस का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो क्या है? तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या है दोस्तों? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। जो रस ये शब्द है, इस रस का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो कहलाता है क्या? आनंद। दूसरी बात कि जो रस है, रस का जो व्युत्पत्ति परक अर्थ है, रस का जो व्युत्पत्ति परक अर्थ है, रस का जो व्युत्पत्ति परक अर्थ है दोस्तों वो क्या है? रस का जो व्युत्पत्ति परक अर्थ है दोस्तों वो है क्या? आस्वादन। क्या है दोस्तों? व्युत्पत्ति परक अर्थ है आस्वादन। आस्वादन करना मतलब किसी चीज़ के आनंद का अनुभव करना या फिर किसी भी चीज़ को चख करके उसकी प्रशंसा करना। क्या है? आस्वादन करना। जी कौन सा अर्थ है दोस्तों? व्युत्पत्ति परक अर्थ है। अगली चर्चा क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट क्या बनता है कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है दोस्तों, क्या कहा गया है? रसो व सह। क्या कहा गया है? रसो व सह। जी किसमें कहा गया दोस्तों? तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है रसो व सह। रसो व सह अर्थात दोस्तों देख लें क्या होता है अर्थ इसका? अर्थात क्या है? आनंद। आनंद ही ब्रह्म है। क्या है दोस्तों? आनंद ही ब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है दोस्तों रसो व सह अर्थात आनंद ही ब्रह्म है। काव्य का जो आनंद है उसे क्या कहा गया दोस्तों? ब्रह्म के समान माना गया है कि आनंद ही क्या है? ब्रह्म है। आनंद की प्राप्ति हो गई, यानी हम कह दें हमें किसकी प्राप्ति हो गई? ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। अगली बात दोस्तों क्या है कि जो ये काव्यानंद है, क्या है? काव्यानंद, काव्य धन आनंद। जी काव्य का जो आनंद है दोस्तों, इसे क्या कहा गया है? काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है दोस्तों। ब्रह्मानंद सहोदर। क्या कहा गया है? ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। किसे? काव्य के आनंद को। काव्य के आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मानंद
सहोदर, ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, कहा गया है। जी दोस्तों, काव्य के इस आनंद को क्या कहा गया है? ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। और ये ब्रह्मानंद सहोदर जो कहा है दोस्तों, किसने कहा है कि काव्य के आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है दोस्तों? तो ये आप नोट कर लें, बहुत अच्छी बात है। ये कहा है भट्टनायक ने। किसने कहा है? भट्टनायक ने कहा है। काव्य के आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? तो भट्टनायक ने कहा है दोस्तों। इस चीज़ को आप नोट कर लें। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, और फिर अगला जो पॉइंट है, अगली जो बात है रसों के बारे में, या फिर कह दें कि ये जो चर्चा हुई है, इस चर्चा के अलावा अगली चर्चा क्या है, रसों के बारे में क्या माना गया है। तो दोस्तों अगली बात हमारी बनती है, अगली जो बात है रसों के बारे में, वो देखते हैं दोस्तों क्या है। और अपनी कॉपी और पेन में ये चीज़ें नोट करते जाएं। कॉपी ओपन कर लें, पेन ले लें, और जो भी ये मोस्ट पॉइंट हैं, अच्छी बातें हैं, उनको दोस्तों क्या करना है? नोट करना है। तो चलते हैं, अगला पॉइंट जो है वो है कि जो रस संप्रदाय है दोस्तों, क्या रस जो संप्रदाय है, रस संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक, रस संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, वो कौन है दोस्तों? तो आपको क्या लिखना है? मम्मट लिखना है। क्या लिखना है? मम्मट। जो रस संप्रदाय है, इस संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, कौन? प्रतिष्ठापक आचार्य, वो दोस्तों कौन है? मम्मट हैं। इस चीज़ को नोट कर लें। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या है कि जो रस संप्रदाय है, रस जो संप्रदाय है, रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं, कौन आचार्य? प्रवर्तक आचार्य हैं। कौन? प्रवर्तक। या फिर कह दें कि अगर प्रवर्तक नहीं कहना है इनको, तो क्या कह सकते हैं दोस्तों? प्रणेता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रणेता आचार्य। क्या कह सकते हैं? प्रणेता आचार्य। जी कौन है? प्रवर्तक भी पूछा जा सकता है और प्रणेता भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, दोनों बातें एक ही हैं कि प्रवर्तक, रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, या फिर कह दें दोस्तों रस संप्रदाय के जो प्रणेता आचार्य हैं वो कौन है। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कौन? भरत मुनि का नाम आएगा। किसका नाम आएगा दोस्तों? भरत मुनि का नाम आएगा, जो रस संप्रदाय के कह दें प्रवर्तक हैं और रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला पॉइंट जो है भरत मुनि के बारे में, रसों के बारे में भरत मुनि का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? प्रवर्तक या प्रणेता। और भरत मुनि के बारे में कुछ और बातें शेष हैं, उनके बारे में देखो चर्चा करते हैं। क्या है? भरत मुनि की जो रचना है दोस्तों, क्या? भरत मुनि की जो रचना है दोस्तों वो है नाट्य शास्त्र। कौन सी? नाट्य शास्त्र है। कौन सी रचना है दोस्तों? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र है। किसकी रचना है नाट्य शास्त्र? भरत मुनि की है। तो इसी रचना के बारे में भरत मुनि ने क्या कहा है? देखो, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को क्या माना है? नाट्य शास्त्र को
पंचम वेद माना है। क्या माना है दोस्तों? पंचम वेद माना है। किसे माना है? किसे माना है पंचम वेद? नाट्य शास्त्र। तो भरत मुनि की जो रचना है, कौन सी रचना? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने क्या माना है? पंचम वेद माना है दोस्तों। क्या माना है? पंचम वेद माना है। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों इसका। इसके बाद फिर अगली जो बात है उसको देखते हैं, क्या है रसों के बारे में अगली चर्चा। अगला पॉइंट क्या बनेगा आपका जी, नोट करते जाएं दोस्तों। तो यहाँ भरत मुनि की जो रचना है नाट्य शास्त्र, उस नाट्य शास्त्र या कह दें अपनी रचना को भरत मुनि ने क्या कहा है? पंचम वेद माना है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं, क्या भरत मुनि जो हैं, भरत मुनि ने एक परिभाषा दी है। क्या दी है? परिभाषा। अब आप ध्यान दें, भरत मुनि ने जो ये परिभाषा दी है, किसकी दी है? रस की परिभाषा दी है। किसकी परिभाषा दी है? रस की परिभाषा दी है। अब देखते हैं भरत मुनि के द्वारा दी गई जो रस की परिभाषा है वो क्या है दोस्तों। तो भरत मुनि ने जो रस की परिभाषा दी है क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। क्या परिभाषा दी है? भरत मुनि ने जो रस की परिभाषा दी है दोस्तों, वो क्या दी है? भरत मुनि ने रस की परिभाषा दी है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। अब आप देखें कि विभावानुभाव, विभाव धन अनुभाव, व्यभिचारी भाव का अर्थ क्या होता? व्यभिचारी भाव है। व्यभिचारी भाव का एक दूसरा नाम दोस्तों क्या होता है? दूसरा नाम है संचारी भाव। क्या नाम है? संचारी भाव। किसका नाम है संचारी भाव? व्यभिचारी भाव का एक दूसरा नाम है। संयोगा मतलब संयोग, दृश्य मतलब यहाँ पर क्या छिपा हुआ है दृश्य में? दृश्य में रस शब्द छिपा हुआ है। क्या? रस शब्द छिपा हुआ है। और निष्पत्ति का अर्थ होता है दोस्तों उत्पत्ति। क्या होता है? उत्पत्ति। अब आप समझ गए होंगे कि भरत मुनि ने जो परिभाषा दी है उस परिभाषा का क्या अर्थ है। तो देख लेते हैं हिंदी में क्या अर्थ है जो भरत मुनि ने ये संस्कृत में जो परिभाषा दी है, इसका हिंदी में क्या अर्थ है। तो अर्थात दोस्तों, अर्थात क्या लिखेंगे? विभाव, अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव। क्या है दोस्तों? विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग। किसके संयोग से? ये दोस्तों विभाव अनुभाव और संचारी भाव, ये तीन कह दे अंग हैं। क्या हैं दोस्तों? तीन अंग हैं, विभाव अनुभाव और संचारी भाव की संयोग से। किससे? संयोग से रस की क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है दोस्तों। किसकी? रस की निष्पत्ति होती है। जी किसने परिभाषा दी है? भरत मुनि ने। इस परिभाषा को नोट कर लें दोस्तों, ये परिभाषा बहुत ही मोस्ट है। कभी कभी ये पूछ ली जाती है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो आप लिखेंगे भरत मुनि। अगर प्रश्न आता है कि भरत मुनि के द्वारा दी गई रस की परिभाषा लिखिए दोस्तों, तो हमें यही लिखना है विभाव
विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति। जी भरत मुनि ने परिभाषा दी है। भरत मुनि ने रसों के बारे में अगली बात क्या कही है दोस्तों? तो जो भरत मुनि हैं, भरत मुनि ने भावों की संख्या, क्या दोस्तों? भावों की जो संख्या है, क्योंकि विभाव में भाव है, अनुभाव में भाव है और संचारी भाव में भी भाव है, और एक भाव स्थायी भाव अभी जो बचा हुआ है, इनकी जो संख्या मानी है किसने दोस्तों? भरत मुनि ने। वो कितनी मानी है? 49 मानी है। कितनी मानी है? 49 मानी है। भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी मानी है? 49 मानी है। ये दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद फिर अगली चर्चा देखते हैं क्या है रसों के बारे में। तो भरत मुनि ने जो भावों की संख्या बताई है, कितनी बताई है दोस्तों? 49 बताई है। अब 49 जो संख्या है भरत मुनि के द्वारा दी गई परिभाषा में, और भरत मुनि के द्वारा माने गए जो भाव हैं, क्या हैं? भाव कितने बताए गए हैं? 49 बताए गए हैं। अब देखिए ये 49 कौन कौन से हैं दोस्तों। तो भरत मुनि ने सबसे पहले क्या माना है? रसों की संख्या कितनी मानी थी? 8 मानी थी। तो फिर कह दें कि जो स्थायी भाव हैं, क्या हैं? स्थायी जो भाव हैं वो कितने होंगे? जब रसों की संख्या भरत मुनि ने 8 मानी है, तो फिर स्थायी भावों की संख्या भी कितनी होगी दोस्तों? 8 होगी। इसके बाद फिर दूसरा जो पॉइंट है वो संचारी भाव है। क्या है? संचारी भाव। संचारी भावों की जो संख्या बताई है किसने? भरत मुनि ने। वो 33 बताई है दोस्तों, 33 बताई है। और फिर कह दें जो अगला है वो सात्विक, क्या है? सात्विक अनुभाव। क्या है दोस्तों? सात्विक अनुभाव। इनकी संख्या कितनी बताई है दोस्तों? 8 बताई है। अब आप योग कर सकते हैं, योग कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 49 हो जाएगा। तो जो भरत मुनि ने भावों की संख्या बताई है कि भाव इतने प्रकार के होते हैं 49, वो आपकी संख्या ये है। उन 49 जो भाव हैं, 49 जो भाव हैं, उन 49 भावों में स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी? 8 मानी है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? 33 मानी है। और सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी है दोस्तों? 8 मानी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखते हैं अगली बात क्या है रसों के बारे में। तो अब जो अगली बात है रसों के बारे में, वो हेडिंग है दोस्तों, डाल लें। हेडिंग का नाम है, हेडिंग का जो नाम है वो है रस के अवयव। ठीक है दोस्तों, रस के क्या हो गए? अवयव। अगर अवयव शब्द नहीं मिलता तो क्या मिलेगा दोस्तों? अंग मिलेगा। क्या मिलेगा? अंग। रस के अंग पूछ ले या रस के अवयव पूछ ले दोस्तों, तो कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। अब पहला जो है, पहला रस के अवयव या अंग में कितनी संख्या आई है? 4 आई है। इन अवयव में पहला जो अवयव है वो कह दे क्या है? स्थायी भाव। क्या है दोस्तों? स्थायी भाव। दूसरा जो है वो है विभाव। क्या है दोस्तों? विभाव। और तीसरा जो है दोस्तों वो है अनुभाव। क्या है? अनुभाव। और जो चौथा है
वो है संचारी भाव। जी दोस्तों, 4 रस के क्या हो गए? अवयव हो गए। रस के 4 क्या हो गए? अवयव हो गए हैं, या रस के कह दें 4 अंग हो गए हैं। तो दोस्तों ध्यान दें, रस के अवयव कितने होते हैं या रस के अंग कितने होते हैं? तो आप बताएंगे 4 होते हैं। अगर नाम लिखने के लिए आ जाता है तो नाम लिखेंगे। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अब चलते हैं हम रस की परिभाषा। रस की परिभाषा, उसके बाद ये जो रस के अंग हैं, जो अवयव हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है रस की क्या है दोस्तों? परिभाषा। रस की क्या है दोस्तों? परिभाषा। क्या रस की परिभाषा बना सकते हैं? अब इतनी जानकारी मैंने आपको रसों के बारे में दे दी। आप लोग रसों के बारे में जान गए होंगे, रस क्या होते हैं, काव्य में उनका क्या स्थान होता है। तो आप रस की परिभाषा से भी परिचित हो गए होंगे। अब रसों की परिभाषा देखते हैं क्या है। रसों की परिभाषा में एक सामान्य सी परिभाषा है दोस्तों, क्या है? साहृदय की दोस्तों हृदय में जब, साहृदय के हृदय में जब। तो यहाँ जो साहृदय शब्द आया है वो किसके लिए है दोस्तों? व्यक्ति के लिए। साहृदय का मतलब कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, यानी अब कह दें कि व्यक्ति के हृदय में। बात समझ में आ गई होगी कि जो साहृदय है वो व्यक्ति है। तो या तो कह दें साहृदय के हृदय में, या फिर कह दें व्यक्ति के हृदय में। व्यक्ति के हृदय में, ठीक है। जब व्यक्ति के हृदय में जब लिखा है दोस्तों, जब किसी काव्य को पढ़ने, ध्यान दें दोस्तों, पढ़ने, लिखने, कोमा, पढ़ने, लिखने, देखने और सुनने से, अब ध्यान दें 4 चीज़ें हो गई, यानी 4 प्रकार के व्यक्ति शामिल कर दिए मैंने। कौन कौन से? पढ़ने यानी पाठक, लिखने यानी लेखक, देखने यानी दर्शक, सुनने यानी श्रोता। तो किस साहृदय के हृदय में किसी काव्य को पढ़ने, लिखने, देखने और सुनने से जो आनंद की क्या होती है? अनुभूति होती है दोस्तों। क्या होती है? अनुभूति होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। रस कहते हैं दोस्तों। ये तो हो गई एक सामान्य सी परिभाषा। अब और इसी परिभाषा को हम और चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने, लिखने, देखने और सुनने से जो आनंद क्रमशः बना सकते हैं, क्रमशः पाठक, लेखक, दर्शक और श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं दोस्तों। अगर ये परिभाषा आपको बड़ी लगती है तो फिर अगली परिभाषा देख लें। क्या है? एक छोटी सी 1 लाइन की परिभाषा है दोस्तों।
काव्य, क्या है दोस्तों, किसी काव्य को, एक चीज़ जोड़ दें आप, किसी काव्य को पढ़ने सुनने, एक आध दो चीज़ें लिख दें, पढ़ने सुनने से, पढ़ने सुनने से जो आनंद मिलता है, या किसी काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है, जो आनंद क्या होता है, प्राप्त होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे रस कहते हैं, रस कहते हैं। अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि